एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 4 विच इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, जिसको हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। राइट अभी फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हमने क्या देखा बुक 2 के, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो हमने 1947 से शुरुआत करी। राइट क्या चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग में, जिसमें हमने 3 चैलेंजेस पढ़े। राइट फर्स्ट चैलेंज क्या है? यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। उसके बाद एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है ना, और उसके बाद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग। तो जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इन 3 चैलेंजेस पे बेस्ड थे। चैप्टर नंबर 1 में हमने यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे हमने प्रिजर्व किया है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, वो सब पढ़ा। उसके बाद चैप्टर 2 में हमने देखा कैसे इंडिया ने एस्टैब्लिश करी डेमोक्रेसी, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम था वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इलेक्शन कमीशन बनाया, कैसे हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए। राइट और इसी के अंदर हमने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस भी पढ़े। राइट चलिए उसके बाद आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैलेंज, विच मीन्स हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कैसे हमने 5 ईयर प्लान्स कॉन्स्टिट्यूट करे और उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। दैट इज आवर चैप्टर नंबर 3। अब ये तो क्या थे? इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस थे। राइट इंडिया के अंदर, राइट इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब हम चैप्टर 4 में चलेंगे एक्सटर्नल, इंडिया के आसपास जो नेबर्स हैं, इंडिया के जो पड़ोसी हैं, फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसी है। राइट क्योंकि एक पॉलिसी से ही, जैसे हमने यहाँ पे प्लान बनाए अपनी डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करने के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं, आपकी पॉलिसी होती है, उसको हम स्टडी करेंगे इन आवर चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। परफेक्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठ जाए। चलिए तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल यानी कि हम ओवरऑल क्या चल रहा था आउटसाइड इंडिया, पूरा हम वर्ल्ड का जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, वो लेंगे। कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड कि क्या चल रहा था। राइट चलिए देखते हैं। सो द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स। जब इंडिया ने फाइनली अपनी इंटरनल पॉलिसी तो सॉर्ट आउट कर दी और वो क्या कर रही है, फॉरेन पॉलिसी या फिर एक्सटर्नल अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। वो कब शुरुआत हुई? इन अ वेरी चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, जब बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे इंटरनेशनल वर्ल्ड में। ठीक है, so the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state was a very challenging context। क्या था सबसे पहला चैलेंज? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो वर्ल्ड में हो रही थी जब इंडिया उभर के एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आई? The world had witnessed a devastating war। भैया इंडिया कब आजाद होती है? 1947 में। ठीक है जी, तब क्या चल रहा था आपका? 1939 से लेके 1945 तक योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। राइट तो बैकग्राउंड किसका है? वर्ल्ड वॉर 2 का है। और करंटली क्या चल रही है? कोल्ड वॉर चल रही है। राइट चलिए वाज ग्रैपलिंग विद इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब सारी यूरोपियन कंट्रीज उभर रही थी अपनी डिवास्टेटेड इकोनॉमी से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनका बहुत ज्यादा ही लॉस हुआ, उनकी इकोनॉमीज बहुत ज्यादा गिर गई। जैसे फिर यूएस ने मार्शल प्लान एक्सटेंड किया यूरोपियन रिकवरी के लिए। राइट तो सब अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2's डेवास्टेशन। उसके बाद अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वाज अंडरवे। अभी हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ? 1945 में। तो साथ ही साथ क्या हो रहा था? यूएन जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है वो बन रही थी, इट वाज अंडर फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या था? मेनी न्यू कंट्रीज, कई सारी इंडिया की तरह न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, दे वर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या था? जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। राइट यानी उन्होंने हम पे कंट्रोल किया हुआ था
दे वर रूलिंग अस। तो ऐसे ही जब बाकी सारी कंट्रीज, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का कोलैप्स हुआ, कॉलोनियलिज्म का, हम आजाद हो गए, वैसे ही और भी कंट्रीज में हुआ। तो बहुत सारी कंट्रीज उभर के आई एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, जैसे कि इंडिया आई, राइट। अच्छा जी, अब उन सारी कंट्रीज के पास दो चैलेंजेस थे, दो बेसिक चैलेंजेस, जिनको हम बोलते हैं ट्विन चैलेंजेस, ट्विन यानी कि टू, राइट, वेलफेयर का और डेमोक्रेसी का, है ना। वो एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, लोगों का भला होगा, राइट, फॉर द गुड ऑफ ऑल द सिटीजन। सोशलिज्म का जो इसमें एक हमारी आइडियोलॉजी आ जाती है, वेलफेयर स्टेट, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, पॉलिसीज निकालती है फॉर द सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि हमने कॉलोनियलिज्म में एक फॉरेन रूल देखा, तो अब हम चाहते थे कि जो लोग हैं उन्हीं के हिसाब से गवर्नमेंट बने, राइट। सो दीज वर द चैलेंजेस। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो इंटरनेशनली हमने देख लिया, अब इंडिया के क्या कंसर्न्स थे, इंडिया के क्या चैलेंजेस थे। इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। सबसे पहला, the British government left behind the legacy of many international disputes। अब जो पहले बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया के इंटरनेशनल इश्यूज थे बाकी सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो कोई रिजॉल्व नहीं हुए थे, तो वो अभी भी इश्यूज, जो लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थी, दैट वाज कंटिन्यूइंग, राइट। एंड उसके बाद गरीबी बहुत ज्यादा थी। सो जो टास्क है ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाने की, वो अभी भी हमें फुलफिल करनी है, दैट वाज अनदर चैलेंज। और सबसे बड़ा चैलेंज जो पार्टीशन ने किया, पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स, राइट, जिसमें हमें पूरा जो है अपना कंट्री को वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। सो दिस वाज इंडिया शेयर ऑफ चैलेंजेस, और ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है। आगे चलते हैं। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम। क्या एम था? बेसिक चीज है ये बहुत ज्यादा। क्या करेंगे हम? टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशन। सोवरेनिटी क्या होती है? कि जो सुप्रीम पावर या अथॉरिटी है टू गवर्न द कंट्री, वो उसी के पास रहेगी, कोई भी फॉरेन या एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, राइट। कि हम एक कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट यू आर योर ओन लीडर, है ना। कोई एक्सटर्नल थ्रेट, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करी, उन्होंने आके हम पे कंट्रोल कर दिया, ठीक है। सो सोवरेनिटी इज द पावर, द अथॉरिटी टू रूल वन सेल्फ, क्लियर है। सो सोवरेनिटी सारे ही नेशंस की हम मेंटेन करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एंड टू अचीव सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कैसे अचीव करेंगे? थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, ठीक है। वी बिलीव इन पीस, वी डू नॉट बिलीव इन वॉर। हम सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे बाय कमिंग इनटू म्यूचुअल अग्रीमेंट्स, बायलैटरल अग्रीमेंट्स, पीस ट्रीटीज, ये सब पीसफुल मेजर्स, क्लियर है। सो ये एम थे फॉरेन रिलेशंस के, कि हम किसी की भी सोवरेनिटी को वायलेट नहीं करेंगे और पीस के थ्रू हम नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। और ये जो एम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखे गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। डीपीएसपी क्या है? ऐसी गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट के लिए निकाली गई हैं कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए, राइट। लेकिन ये अगर वॉयलेट हो रही हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारी डीपीएसपी वॉयलेट हुई है, राइट। सो दे आर नॉन एनफोर्सेबल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोई ड्यूटी दे दी है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि आपको ये सब फॉलो करनी है। सो आर्टिकल 51 में लिखा गया है, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डीपीएसपी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्लियर है। स्टेट क्या क्या करेगी? State shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another, encourage settlement of international disputes by arbitration, clear है। तो ये पूरा रटना नहीं है, यू शुड नो द सेक्शन, यू शुड नो द आर्टिकल 51 विच इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये जो हमारा एम है उसको बैक सपोर्ट मिलता है। आगे चलते हैं। सो अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय बोथ इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है? अभी मैं बर्गर पिज्जा खा रही हूँ, जंक फूड खा रही हूँ और नेगेटिव सोच रही हूँ, क्लियर है। तो क्या होगा? मेरा जो बिहेवियर है मेरे आसपास के लोगों के साथ, मेरे भाई बहन के साथ, मैं झगड़ूंगी, चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो वैसा ही आपका बिहेवियर निकलेगा।
इंस्टेड मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, मैं पॉजिटिव थॉट्स सोच रही हूँ, तो क्या होगा, वैसा ही मेरा बिहेवियर निकल के आएगा। तो सिमिलरली एक कंट्री की जो इंटरनल पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, वो डिटरमाइन करती है फॉरेन पॉलिसी को, कि बाहर आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, राइट। अब जैसे एक कंट्री है जो नॉन डेमोक्रेटिक है, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज होंगी वो उसी की लाइन में होगी, डेमोक्रेसी तो वो प्रीच नहीं करेगी, राइट। सिमिलरली इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसके जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स होंगे, आइडियोलॉजीज होंगी, वो उस लाइन में होगी, राइट। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 के बाद मैनी डेवलपिंग नेशंस कौन से हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस मोस्टली जो हम वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, chose to support the foreign policy preferences of powerful countries who were giving them aid or credits। aid यानी कि help, किसकी बात हो रही है, 1945 में क्या शुरू हुई, कोल्ड वॉर शुरू हुई, नेशन दो अलायंसेस में डिवाइड हो गया, दैट ऑफ यूएसए एंड दैट ऑफ यूएसएसआर। यूएसए ने क्या किया, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को मार्शल प्लान के अंडर इकोनॉमिक एड दी, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करी। सिमिलरली यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प करी। अब ये कंट्रीज क्या करी हैं, इन्हीं की आइडियोलॉजीज फॉलो कर रही हैं। क्या आइडियोलॉजीज थी, यूएसए की कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी एंड यूएसएसआर की सोशलिज्म एंड आपका कम्युनिज्म, राइट। चलिए, सो इस कारण से क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। दो कैंप्स बन गए जो अभी हमने देखे, यूएसए का अलायंस और यूएसएसआर का अलायंस। So one was under the influence of United States and its Western alliances, and the other was under the influence of the Soviet Union, USSR। देख लिया है हमने। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, हेल्प क्यों ली डेवलपिंग कंट्रीज ने, व्हाई डिड दे चूज टू टेक हेल्प ऑफ दी सुपर पावर्स, बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, दे लैक, उनके पास कमी थी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की, जिससे वो इफेक्टिवली एडवोकेट कर पाते अपने कंसर्न कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये सपोर्ट चाहिए इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल्स दैन द एडवांस्ड स्टेट्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अभी जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं वो करते हैं। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड, अपने ही आसपास, ज्यादा इंटरनेशनल नहीं जाएंगे, पड़ोस में ही हम बस ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हीं से ज्यादा हमला हमें हो सकता है और नुकसान हो सकता है। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी dependence on the more powerful states occasionally influenced their foreign policy। अब ऑब्वियसली अगर जो यूएसएसआर के अलायंस में है उनके दुश्मन हो गए यूएसए वाले, तो वो जिनसे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी हेल्प ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके जो दुश्मन हैं, उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, बढ़िया, आगे चलते हैं। ये तो पूरा हमने समझो चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नैम तो हम सबने पढ़ा है कोल्ड वॉर के अंदर, विच इज आवर चैप्टर नंबर 1, जो बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है बैकग्राउंड समझने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। वो अलग से सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, अभी हम देखेंगे। इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, वैसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो फॉरेन पावर के अंडर कंट्रोल में थी, उनकी कॉलोनीज थी, राइट। इसी को हम बोलते हैं कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। दीज आर द टर्म्स दैट सिग्निफाई कि एक फॉरेन पावर आके हम पे कंट्रोल कर रही है, राइट। तो जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था वो इस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, जो सारी कंट्रीज थी जो इनसे फ्री होना चाहती थी, इनको भगाना चाहती थी फॉरेन पावर्स को, इंडिया का भी जो नेशनल मूवमेंट था उसी का एक पार्ट था। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ने किसको इन्फ्लुएंस किया, किसको इंस्पायर किया? इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। एशिया में कंट्रीज जो थी और अफ्रीका में थी, राइट। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है एक नेशन की, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अंदरूनी आप क्या सोच रहे हैं एंड एक्सटर्नल आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक यानी कि विद इन द नेशन, राइट, एंड एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड। तो
फॉरेन पॉलिसी क्या है, इनका इंटरप्ले है, इनको प्लस कर दिया तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बन गई। क्लियर? Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. जो आइडियाज, जो आइडियोलॉजीज हमने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सोची थी कि जब हम आज़ाद होंगे, हम डेमोक्रेटिक नेशन होंगे, उन्हीं जो हमारे आइडियल्स हैं उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है? India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुई और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। जो प्रोसेस था इंडिपेंडेंस का 46 ऑनवर्ड्स चलने लगा था, तो दोनों साथ में हुए, कोइंसाइड हुए, राइट। और क्या क्या हुआ इस पीरियड में जो हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? यूएन एस्टैब्लिश हुआ, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वॉर थी यूएस यूएसएसआर के बीच में तभी शुरू हुई, इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, चाइना भी इसी के अराउंड इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, एंड बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यानी कि इंडिया की तरह बहुत सारी कंट्रीज अब कॉलोनीज से हटके इंडिपेंडेंट होने लगी, तो डीकोलोनाइजेशन होने लगा, आजाद होने लगी, राइट। चलिए, सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो अब हमें अपने चैलेंजेस, जो नेशनल चैलेंजेस, पॉवर्टी एलिविएशन, डेमोक्रेसी, इस सब पे फोकस करना था इस पूरे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के चलते। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नेहरूज रोल। जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करने में? तो जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। क्यों? बिकॉज ही वॉज बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर भी थे, राइट। सो 2 in 1 रोल। इसीलिए किस चीज पे फोकस होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वो ये डिसाइड करेंगे, राइट। सो ही इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। दिस इज द टाइम पीरियड जब वो पावर में थे, 1946 टू 1964। क्लियर है? चलिए, अच्छा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। किन 3 बेसिक नोशंस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे ये फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी? सबसे पहली चीज, टू प्रिजर्व यानी कि टू प्रोटेक्ट, टू सेव द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी। ये जो हमें फ्रीडम मिली है कि हम खुद की कंट्री पे खुद रूल करेंगे, उसको खुद चलाएंगे, सेल्फ गवर्नेंस होगी, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हमें थ्रेटन नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज आवर हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी। तो इसको हम बचा के रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज योर टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि इंडिया का मैप जैसा दिखता है जब से हम आज़ाद हुए हैं वैसा ही दिखेगा, कोई भी टेरिटरी, कोई और नेशन जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि हम अपनी नेशन की टेरिटरी को इंटीग्रेट करके, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड नंबर 3, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशंस की जर्नी को तय करेंगे। क्लियर है? सो दीज आर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। और ये 3 ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव करेंगे? थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्यों? अगर हम किसी भी यूएसएसआर या यूएसए के अलायंस के अंदर जाते तो क्या होता, हमारी सोवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, है ना, हमें उनके अंडर वापस से कंट्रोल में आ जाते। दैट इज वाई हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना, राइट। यानी कि हम किसी भी नेशन के अलायंस में नहीं जाएंगे, ना ही यूएसएसआर के अंडर, ना ही यूएसए के अंडर, हम अपना अलग एक ग्रुप बनाएंगे विच वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्लियर है? परफेक्ट। आगे चलते हैं। सो कौन कौन सी पार्टीज और ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि इंडिया को यूएसए की पॉलिसीज के साथ जाना चाहिए? पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस, यानी कि यूएस का अलायंस जो वेस्टर्न अलायंस है, बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो कौन सी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर रहा है? डेमोक्रेसी, और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, राइट। सो ये किस किसने सपोर्ट किया कि यूएसए की तरफ और फ्रेंडली होना चाहिए? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारतीय जनसंघ एंड द स्वतंत्र पार्टी, इन तीनों ने। बाकी सब थे यूएसएसआर के फेवर में, राइट। सो डॉक्टर अम्बेडकर, आपका भारतीय जनसंघ, BJS एंड स्वतंत्र पार्टी। परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नैम को, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, कैसे हमने
यूएसए और यूएसएसआर से दूरी बना के रखी और क्या चुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्लियर है? चलिए, so the foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world। हम एक peaceful world चाहते थे without any direct confrontations or wars। क्लियर है? अच्छा जी, कैसे, क्या हमने किया इस इनिशिएटिव के लिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए? हमने एक्ट किया बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस। हम कोई बैठ के नैम में नॉन अलाइनमेंट में तमाशा नहीं देख रहे थे, उल्टा हम उनके बीच में सॉल्व करा रहे थे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सेकेंड, बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, यानी कि इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किए हैं यूएन को, जैसे कि इसमें हमारा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, स्टाफ, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, राइट। एंड देन बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट, कि हम किसी भी वॉर अलायंस में नहीं हैं एंड वी आर सेपरेट। क्लियर है? सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे हम एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं। This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. And अब obviously NAM का मतलब ये है कि हमें एक fair stand लेना पड़ेगा, right? But कई बार हम tilted, biased दिखाई देते थे USSR की तरफ। For example, जब 1956 में ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल इशू, राइट, ये स्विस कैनाल है, राइट, एंड जब इजिप्ट को अटैक किया ब्रिटिश ने, तो इंडिया ने क्या किया, आवाज उठाई अगेंस्ट दिस कोलोनियलिज्म, नियो कोलोनियलिज्म, अगेंस्ट दिस इन्वेजन। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या हुआ, जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया, उसको कंट्रोल किया, तो इंडिया चुप रहा। इंडिया ने बिल्कुल ये नहीं बोला कि गलत किया है, तो ये क्या दिखता है, कई बार बायस दिखता है, राइट। बाय एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड, बट कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। हाउएवर इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज एंड इट कुड गेट हेल्प, एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स, दोनों से ही फायदे मिल जाते थे इंडिया को। फिर क्या होता है, पाकिस्तान यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि नेटो को ज्वाइन कर लेता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। अच्छा, अब यूएस क्या होता है, नाराज हो जाता है इंडिया से कि देखो पाकिस्तान ने तो ज्वाइन कर लिया पर तुम नहीं कर रहे, राइट। सो यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देयरफॉर देयर वाज अ कंसिडरेबल अनईज, थोड़ा सा उनके रिलेशंस के बीच में प्रॉब्लम आती है इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s। The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union, कि आप USSR से ज्यादा क्लोज हो रहे हो, राइट। सो दिस वाज अनलाइक्ड बाय द US। अच्छा, फिर क्या होता है, इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है, 5-year प्लान्स, राइट। इट एम्फसाइज्ड ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि क्या करो, डोमेस्टिकली ज्यादा प्रोडक्शन करो और इंपोर्ट कम करो, ठीक है। सो यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वाज लिमिटेड, हम बाहर ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था, तो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे बाकी कंट्रीज के साथ वो उतने अच्छे नहीं थे। सो दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है तो उसके दोस्त कैसे बनेंगे, ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ। चलिए अब चलते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी पे। एफ्रो यानी कि अफ्रीका और एशिया, राइट, अफ्रीका एंड एशियन यूनिटी, इसके बारे में जानते हैं। सो जवाहरलाल नेहरू वाज एन अर्डेंट एडवोकेट, यानी कि सपोर्टर ऑफ एशियन यूनिटी, कि एशिया को साथ में चलना चाहिए और यूनिफाइड रहना चाहिए, राइट। चलिए, तो मार्च 1947 में, कब, मार्च 1947 में इंडिया ने एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस रखी, राइट। So India convened the Asian Relations Conference in March 1947, 5 months ahead of attaining its independence. Independence के 5 महीने बाद। क्लियर है? चलो भाई, सो यहाँ पे हम क्या बात करें कि क्या स्टेप्स लिए इंडिया ने फॉर एशियन एंड अफ्रीकन यूनिटी, राइट। फिर 1947 में हमारा सबसे पहले हुआ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस नंबर 1,
नंबर 2 है 1949 में क्या हुआ, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, कि जो इंडोनेशिया है वो डच से फ्री हो पाए, आजाद हो पाए। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, यहाँ पे डच ने कब्जा किया, राइट। तो इंडिया ने उसकी अर्ली इंडिपेंडेंस में मदद करी, किसकी, इंडोनेशिया की, फ्रॉम द डच कोलोनियल रिजीम बाय कन्वीनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहले हुई एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, फिर हुई एक अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस इन 1949। चलिए उसके बाद क्या हुआ, इंडिया वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, जिससे सारी कंट्रीज क्या हो, आजाद हो, एंड फर्मली अपोज्ड रेसिज्म, यानी कि स्पेशली द अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका, जो हमने नेल्सन मंडेला लीडर उभर के आए, हम सभी जानते हैं। तो इंडिया ने अपार्थाइड रिजीम को भी अपोज किया, रेसिज्म को अपोज किया और डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया। सो ये हमारे 3 एफर्ट्स हो गए। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ 1955 में, इन 1955 द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो पहले एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इंडोनेशिया, उसके बाद अपार्थाइड रिजीम, और 55 में आई हमारी एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे, बैंडंग में हुई। बैंडंग क्या है, एक सिटी है इंडोनेशिया में, नोन एज द बैंडंग कॉन्फ्रेंस। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो बैंडंग में हुई थी। Mark the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations. It was a high point of this association, of this unification. ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस से ही क्या हुआ, establishment of non-alignment movement हुई. So which conference led to the establishment, formation of NAM, the Bandung Conference in 1955. और नैम का पहला समिट, पहली मीटिंग कहाँ हुई, द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। क्लियर है, नेहरू वाज अ को फाउंडर ऑफ नैम, 5 फाउंडर थे नैम के, राइट। सो बेलग्रेड में हुआ फर्स्ट समिट इन द ईयर 1961। बेलग्रेड कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ। So here we have the 5 leaders of NAM, 5 founders of NAM. सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी फ्रॉम इंडिया, उसके बाद वी हैव ख्वामे नक्रूमा फ्रॉम घाना, उसके बाद यहाँ पे है गमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, देन वी हैव सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड फाइनली जोसेफ ब्रोस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। दीज आर आवर 5 फाउंडिंग मेंबर्स एंड नेशंस। अब चलते हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे हैं, पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे। चाइना और पाकिस्तान ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स लॉन्ग आंसर्स एज वेल एज फॉर योर CUET। चलिए, सो 1949 में होता है द चाइनीज रेवोल्यूशन एंड चाइना इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, राइट। जो चाइना की गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया सबसे पहले थी। इंडिया ने हमेशा से चाइना को सपोर्ट किया। फ्री इंडिया बिगैन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट, राइट। नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली, नेहरू जी को लगता था कि कभी भी चाइना हमें धोखा नहीं देगी, चाइना हम पे हमला नहीं करेगी। सो इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली, नामुमकिन ही ऑलमोस्ट, दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। लिटिल डिड ही नो कि ऐसा ही होगा, राइट। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वाज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी, यानी कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि इंडिया ने वहाँ पे अपनी आर्मी प्लेस नहीं की हुई थी, बल्कि एक पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है, वो कंट्री के अंदर ही इनसाइड में सिचुएटेड होती हैं कि इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बचाने के लिए, इंटरनल अटैक्स से, इंटरनल वायलेंस से। और जो आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वो एक्सटर्नल थ्रेट से होती है। तो यहाँ पे आर्मी मिलिट्री नहीं लगाई गई थी, जबकि एक एक्सटर्नल थ्रेट था, राइट। चाइना और इंडिया का बॉर्डर था, यहाँ पे इंस्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, जैसे वो इंडिया का पार्ट हो। सो दैट इज वाई बहुत ज़्यादा ही ब्लाइंड ट्रस्ट किया नेहरू जी ने, और जिन पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अक्सर वही क्या करते हैं, पीछे से बैक स्टैब करते हैं, राइट। चलिए, फिर क्या होता है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील अग्रीमेंट, इंडिया और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, पंचशील अग्रीमेंट, ठीक है। द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस,
राइट वो एक अग्रीमेंट करते हैं कि ये 5 चीजें हैं, इस पे हम कोऑपरेट करेंगे, राइट कुछ प्रिंसिपल्स निकाल लेते हैं, राइट और किनके बीच में होता है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जोऊ एनलाई, राइट चाइनीज लीडर जोऊ एनलाई के बीच में और नेहरू जी के बीच में पंचशील अग्रीमेंट होता है। कब, 29 अप्रैल 1954। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज क्राउड्स, राइट। तो ये हमें दिखाया सॉलिडारिटी और फ्रेंडशिप। अब आगे चल के देखते हैं क्या इश्यूज आए, कैसे वॉर हुई। तो जो सबसे पहला इशू है इंडिया और चाइना के बीच में वो है तिब्बत का, राइट। चलो पहली बात तो ये जो मैप्स है प्लीज आप इनको इग्नोर करो, ये वाला एरिया, क्योंकि इंटरनेट पे कश्मीर जो है उसका काफ़ी डिस्टॉर्टेड दिखाते हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं होता है। सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। तिब्बत यहाँ ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा चाइना है, चाइना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये वाला हिस्सा जो इंडिया को टच करता है, राइट कहाँ से, ईस्टर्न बॉर्डर से, वो है तिब्बत, राइट। सो तिब्बत एक जगह है इंडिया और चाइना के बीच में, क्लियर। अब जानते हैं क्या हुआ। तो द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत, जो अभी हमने मैप में देखा, इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो सबसे पहला इशू क्या है, तिब्बत। क्या होता है 1950 में, 1950 में चाइना तिब्बत पे कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है, राइट। क्या होता है फिर, लार्ज सेक्शंस ऑफ द टिबेटन पॉपुलेशन अपोज्ड दिस टेक ओवर। जो वहाँ के टिबेटन लोग थे वो इससे नाखुश थे और वो इसको अपोज करते हैं कि चाइना हम पे कब्जा क्यों कर रहा है। और इंडिया भी चाइना को बोलती है कि प्लीज जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो तिब्बत के लोग कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, आप उनकी सुनिए और ऐसा मत कीजिए, राइट। इंडिया चाइना को परसुएड करता है, मनाता है। When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954, तो उसमें एक प्रिंसिपल क्या था कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को मेंटेन करेंगे। तो इसके चलते अब इंडिया इस इशू में नहीं बोल सकता, चाइना को नहीं टोक सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया चुप रहा। इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम फॉर तिब्बत। इंडिया ने कहा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, हमारा कोई मतलब नहीं है। वाई, ड्यू टू द पंचशील अग्रीमेंट। फिर क्या होता है 1950 के बाद 1956 में द टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा अकम्पनीड द चाइनीज प्रीमियर जोऊ एनलाई, जिन्होंने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया। दलाई लामा उनके साथ आते हैं इंडिया में फॉर एन ऑफिशियल चाइनीज विजिट, राइट। चलिए, ही इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। सो वो क्या करते हैं, वो नेहरू जी को बताते हैं अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत, कैसे वहाँ के लोग नाखुश हैं और उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके कल्चर को दबाया जा रहा है। China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China। तो चाइना इंडिया को बोल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, हम तिब्बत को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, फ्रीडम देंगे, उसको जैसे रहना है रहे, राइट। तो ऐसे करके वो सप्रेस कर देता है, टाल देता है इंडिया के कंसर्न को। फिर 1958 में एक आर्म्ड अपराइजिंग होती है, राइट। आर्म्ड अपराइजिंग यानी कि एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है तिब्बत में अगेंस्ट द चाइनीज कंट्रोल, जो चाइना वहाँ पे कब्जा कर रहा है उसके अगेंस्ट आर्म्ड अपराइजिंग होती है, जो अगेन क्या होता है, जो चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस होती है वो दबा देती हैं उसको। अच्छा जी, फिर क्या होता है 1959 में दलाई लामा क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और असाइलम ले लेते हैं। असाइलम यानी कि कुछ टेम्पररी समय के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। और चाइना फिर क्या बोलती है कि ये तो आपने गलत किया, इंडिया हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है और एंटी चाइनीज मूवमेंट्स कर रहा है। सो द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। अ लार्ज नंबर ऑफ टिबेटन्स हैव आल्सो सॉट रेफ्यूज इन इंडिया। जो वहाँ के लोकल पीपल थे तिब्बत के, वो आके बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में रहने लगे टू सीक refuge, to have a safe environment, right? Large settlements of Tibetan refugees in India, in Delhi and as well as in धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप धर्मशाला गए हैं घूमने, वहाँ पे प्रॉपर टिबेटन कल्चर है, टिबेटन मार्केट है, राइट। सो लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ टिबेटन रेफ्यूजी इंडिया में है, दिल्ली में और आपका धर्मशाला में। आगे चलते हैं, व्हाट इज द करंट सिचुएशन।
China has created the Tibetan Autonomous Region which is an integral part of China. अब टिबेट को ऑटोनॉमी तो दे दी है लेकिन वो चाइना का ही पार्ट माना जाता है। ऑटोनॉमी यानी कि थोड़ी सी आजादी, राइट। टिबेटन्स अपोज द चाइनीज क्लेम दैट टिबेट इज अ पार्ट ऑफ द चाइनीज टेरिटरी। जो वहाँ के लोग हैं वो इसको नहीं मानते। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू टिबेटन मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। अब वो क्या हो रहा है, टिबेट के एरिया में ना चाइनीज सेटलर्स ला रहे हैं। जो लोकल टिबेटन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं अपने ही एरिया में। इस वजह से टिबेटन्स डिस्प्यूट चाइनाज क्लेम दैट ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू द रीजन, कि वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी मिली है, ऐसा वो लोग नहीं मानते हैं। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ टिबेट। वो उसको सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है और एक्सटिंक्ट कर रहा है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, द चाइनीज इन्वेजन 1962 में। तो अब क्या होता है, 1962 में चाइना इंडिया पे हमला करता है, इन्वेड करता है। इन्वेजन यानी कि इंडिया के अंदर आना, इन्वेड करना। चलिए तो दोस्ती तो हमने देख ली है, क्या हुआ फिर। पहले हमने टिबेट इशू पढ़ा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट्स दैट स्ट्रेन्ड इंडो चाइना रिलेशनशिप, राइट। तो सबसे पहले चाइना एनेक्सेशन ऑफ टिबेट, जब चाइना ने टिबेट पे कंट्रोल किया, कब, इन 1950, जो अभी हमने पढ़ा, राइट। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक हिस्टोरिकल बफर था, बफर यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्टिंग जो पार्ट है, राइट। सो दिस रिमूव्ड अ हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। अब सीधा क्योंकि चाइना के कब्जे में है टिबेट, चाइना और टिबेट एकदम कॉन्टैक्ट में आ गए। तो इससे अब क्या होगा, दोनों पावरफुल कंट्रीज कांटेक्ट में है, तो क्या है, हमले की, अटैक की संभावना बहुत ज्यादा हो गई, चांसेस बहुत ज्यादा हो गई, राइट। अच्छा जी, अब दूसरा जो इशू है वो है बाउंड्री डिस्प्यूट। दोनों के बीच में ना जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उस पर डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए फिर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा, इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, कि चाइना ने टिबेट को टेक ओवर कर लिया है। बट जैसे जैसे हमें पता चला कि टिबेटन कल्चर को वहाँ सप्रेस किया जा रहा है ना, और वहाँ के लोग परेशान है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई। तो हमने, जैसे हमने पढ़ा, इनको सपोर्ट किया, राइट। चलिए, द टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, राइट, कि दलाई लामा को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया। असाइलम यानी कि प्रोटेक्शन दिया फ्रॉम देयर होम कंट्री, कि वो यहाँ पे आके रिसाइड कर सके। फिर चाइना ने क्या बोला कि इंडिया तो एंटी चाइनीज एक्टिविटीज करा रही है और चाइना के खिलाफ है, और ऐसी कुछ चीजें कर रही है जो इंडिया के अंदर चल रही है, चाइना को अटैक करने के लिए, चाइना को मतलब टिबेट से अलग करने के लिए, राइट, जैसे हमने पढ़ा। आगे चलते हैं, बात करते हैं जो सेकंड मेन प्रॉब्लम थी दोनों कंट्रीज के बीच में, वो थी बाउंड्री डिस्प्यूट। जो बॉर्डर है उनका, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट, की कितना एरिया किसके अंदर आता है, उसी के कारण इंडो चाइना वॉर हुई। चलिए देखते हैं। चलिए फिर मेन बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। दो बाउंड्रीज, दो बॉर्डर्स के बीच में ये प्रॉब्लम थी। तो इंडिया बोलता था कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये सब कॉलोनियल टाइम, यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तब सेटल हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। और ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ चाइना क्या बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी बोला है हम नहीं मान रहे, राइट। चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, हम उसको नहीं मानते अब, क्योंकि वो तो गए, अब आप एक अलग कंट्री हैं, राइट। सो मेन डिस्प्यूट कौन सी बॉर्डर के बीच में था, दो, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। अच्छा जी, दो जगह चाइना बोलता था कि ये मेरे हिस्से में आती है। चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। कौन सी जगह इंडिया में चाइना बोलता था, अक्साई चिन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। अब तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तब वो जम्मू एंड कश्मीर में ही आता था। मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का काफी ज्यादा हिस्सा चाइना ने बोला हमारे यहाँ बिलोंग करता है, जिसको तब क्या बुलाते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, राइट। तो ये दो हिस्से हैं जो चाइना बोलता था कि ये मेरी टेरिटरी के अंडर आते हैं। तो इन दोनों हिस्सों को लेके बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट चला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज चाइना, और यहाँ पे दिस इज योर अक्साई चिन एरिया जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, और ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा बॉर्डर है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ये वाला रेड बॉर्डर,
सो मच ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। दोनों हमने देख लिए, आगे चलते हैं। Between 1957 and 1959 चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चिन एरिया। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करके पॉइंटर्स बनाने हैं, कैसे कैसे ये बाउंड्री डिस्प्यूट एस्केलेट हुआ, बढ़ा। सबसे पहले 57 से 59 के बीच में चाइना ने अक्साई चिन एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा लिया और वहां पे एक स्ट्रैटेजिक रोड बनाने लगे। ठीक है, चलिए, डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग कॉरिस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग द टॉप लीडर्स, these differences could not be resolved. Several small border skirmishes between the armies of the two countries took place. तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही और ऐसा कोई यहाँ पे हम कंक्लूजन, एक डिसीजन नहीं निकाल पाए कि कितना एरिया किसके पास है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अक्टूबर 1962 में चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स। जो हमने दोनों एरियाज अभी देखे, अक्साई चिन एरिया एंड आपका अरुणाचल प्रदेश एरिया, वहां पे चाइना ने बड़े ही आराम से बहुत बड़ा इन्वेजन किया, यानी कि घुसा चलाया इंडिया के एरिया में। द फर्स्ट अटैक, पहला अटैक लास्टेड 1 वीक एंड चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ। तो पहले 2 महीनों में हुआ ये अटैक, 1 हफ्ता चला फॉर अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड हमला जो था वो नेक्स्ट मंथ आया, नवंबर में आया। While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, हम लद्दाख में तो रोक पाए, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट पे तो रोक पाए क्योंकि हमें तब तक पता चल गया कि चाइना इन्वेड कर रहा है, लेकिन वो ईस्टर्न बॉर्डर में चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स। असम तक घुसा चला आया चाइना, काफी ज्यादा उसने इन्वेड कर दिया था हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, राइट। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलैटरल सीज फायर and its troops withdrew to where they were before the invasion began। तो यूनिलैटरल सीज फायर क्या होता है कि वो पीछे हट गए, उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। ऐसा क्यों होता है? टू अवॉइड अ मेजर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। ये सब दिखाने के लिए होता है कि देखो हम कितने पावरफुल हैं और देखो हमने क्या कर दिया। यूनिलैटरल यानी कि एक पार्टी की तरफ से, तो चाइना ने ये किया। सीज फायर यानी कि टेम्पररीली हम लड़ाई रोक रहे हैं, बैक ऑफ कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इस इंडो चाइना वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, राइट। द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। डेंट आप देखते हैं ना, कार पे अगर कोई स्क्रैच लग जाए बोलते हैं डेंट पड़ गया, राइट, निशान, राइट। सो ऐसे ही इंडिया की इमेज पे डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी वर्ल्ड वाइड एक दाग पड़ गया। क्यों? बिकॉज नेहरूज ओन स्टैचर, जो उनका खुद का ओपिनियन था कि कभी भी चाइना इंडिया पे हमला नहीं करेगी, वो गलत था। सो उनकी जो इमेज थी वो भी डेफिनेटली सफर हुई, बिकॉज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज न्यू अनएनालाइज्ड असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी, हमें तो इंटेंशंस ही नहीं पता थे चाइना के, तो हमने मिलिटरीली भी वहाँ पे क्या था, हमारी आर्मी नहीं थी जबकि पैरामिलिट्री फोर्स थी, राइट। सो उनका जो बहुत ज़्यादा ही बिना एनालाइज करे, बिना प्योर जजमेंट के, बिना किसी एक्सपीरियंस के नाइव न्यूइश असेसमेंट था चाइना की इंटेंशंस का, वो गलत था, राइट। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, यानी कि गवर्नमेंट क्या अभी भी मेजॉरिटी में है, हाँ या ना, और अगर नहीं है तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी और वापस से इलेक्शंस होंगे। सो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ आफ्टर दिस ऑल हैपेंड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, अगेंस्ट द कांग्रेस। एंड फिर क्या हुआ? सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शंस टू लोकसभा। The political mood of the country had began to change। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स के पास मेजोरिटी नहीं थी, फिर क्या हुए? बाई इलेक्शंस हेल्ड हुए, राइट। तो उन बाई इलेक्शंस में भी कांग्रेस हार गई और बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स जीते, राइट। तो इससे दिख रहा है क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा। चलिए, उसके बाद इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू
टाइड ओवर द क्राइसिस, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, मिलिट्री वी वुड से काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई थी, तो हमें उनसे सपोर्ट लेना पड़ा, किससे, यूएस से और ब्रिटिश से, राइट। चलिए, सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स आइदर रिजाइंड, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर वो रिटायर हो गए थे, उनकी टर्म खत्म हो गई थी। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड द देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्ण मेनन, जिनको हम वी के मेनन भी बोलते हैं, हैड टू लीव द कैबिनेट, राइट। इतनी ज्यादा उनको शर्मिंदगी हो गई थी, राइट। It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism. इतना ज़्यादा humiliation हुआ कि हमने उसको इतना अच्छा दोस्त माना चाइना को, और उसने क्या रिजल्ट दिया, लेकिन साथ ही साथ अब एक नेशनलिज्म की फीलिंग जाग उठी कि अब हम अपने नेशन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। चलिए, अब बात करते हैं वी के कृष्ण मेनन के बारे में। He was a diplomat and a minister active in the Labour Party in the UK between 1934 to 1947. ये आपके CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्सेस। Indian High Commissioner in the UK and later head of India's delegation to the UN. राज्यसभा MP and later लोकसभा MP. Member of the Union Cabinet फ्रॉम 1956 ऑनवर्ड्स, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर सिंस 1957, राइट। एंड एज अ डिफेंस मिनिस्टर ही had resigned after the India-China war in 1962. He was considered a very close associate to Nehru. Perfect, आगे चलते हैं। और क्या इम्पैक्ट होता है? द साइनो-इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, साइनो यानी कि चाइना, अफेक्टेड द ऑपोजिशन पार्टी एज वेल। जो हमारी कांग्रेस थी उसको तो इफेक्ट किया ही किया, ऑपोजिशन पार्टी में भी स्प्लिट आ गया, राइट। इट क्रिएटेड इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई में स्प्लिट हो गया, जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसकी आइडियोलॉजी थी? आपकी यूएसएसआर की। तो जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, फैक्शन यानी कि हिस्सा इस पार्टी का, वो तो सीपीआई में ही रहा एंड मूव्ड टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद कांग्रेस। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो चाइना के ज्यादा करीब था, क्योंकि थी तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री, राइट। सो अदर फैक्शन वाज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद कांग्रेस। वो कांग्रेस के साथ एक अलायंस नहीं बनाना चाहते थे और ये बनाना चाहते थे। तो डिफरेंस हो गया, यहाँ यूएसएसआर हो गया, कांग्रेस अलायंस हो गया, यहाँ चाइना हो गया, नो कांग्रेस अलायंस हो गया, राइट। तो इनके बीच में आया स्प्लिट कब? इन 1964, 2 साल बाद इंडो चाइना वॉर के। और क्या बन गई? अलग से एक पार्टी बन गई, जो हमारा ये चाइना वाला फैक्शन था, राइट, उसकी पार्टी बन गई नोन एज सीपीआई-एम, सीपीआई मार्क्सिस्ट। क्लियर है? मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एक आइडियोलॉजी है, उसके बेसिस पे ये बनी। The war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeast region, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू फॉरेन अटैक्स, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगैन सून आफ्टर द चाइना वॉर। नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दो दे वर यूनियन टेरिटरीज, दे वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो हमने ये देखा है ना फर्स्ट चैप्टर में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में, कि नॉर्थ ईस्ट कब में स्टेटहुड मिली, कब में वो अलग अलग स्टेट्स बनी, राइट। तो पूरा प्रोसेस हमारा मोस्टली 1962 के बाद हुआ। तो इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पे ध्यान दिया, बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा ही वो प्रोन था टू अटैक्स, टू एंटर इनटू इंडिया। अब चलते हैं साइनो इंडियन रिलेशंस सिंस 1962। वॉर के बाद में इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं? इट टुक मोर देन अ डेकेड, 10 ईयर्स से भी ज्यादा लगे इंडिया और चाइना टू रिज्यूम देयर नॉर्मल रिलेशंस। इट वाज इन 1976 दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो 62, 72 10 साल हो गए, उससे भी ज्यादा 5 साल और 76 में जाके फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड। डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं? फॉरेन रिलेशंस जो दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर who was then the external affairs minister to visit China in 1979. दूसरे लीडर कौन थे? राजीव गांधी। He became the first prime minister after Nehru to visit China, right। तो पहले नेहरू जी ने भी विजिट किया हुआ है, राइट।
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट किया चाइना को इन 1979। उसके बाद राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। तो पीएम्स में अगर बात करें, नेहरू एंड राजीव गांधी, एंड हियर अटल बिहारी वाजपेयी एज अ foreign minister, right? Since then the emphasis is more on trade relations between the two countries कि हम trade relations strong करें। लेकिन क्योंकि हमारी NCERT काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, right? नया टेक्स्ट ज़्यादा इसमें हमने डाला नहीं है। We all know कि जो ट्रेड है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने अब इंडियन मार्केट में बैन कर दिए हैं, राइट? हम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, हम मेक इन इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो टाइमलाइन है ये इतनी ज़्यादा रिसेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा सेकंड नेबर विच इज पाकिस्तान। अब हम वॉर्स, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए पाकिस्तान के साथ, कैसे कैसे रिलेशंस अच्छे एस्टैब्लिश हुए, पीस, दोनों पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ में। In case of Pakistan, the conflict started just after partition over the dispute on Kashmir, right? तो पार्टीशन के एकदम बाद जो कश्मीर इशू था वो हमारा पहला प्रॉब्लम था, राइट? तो नंबर 1 लिख लीजिए कश्मीर इशू। तो 1947 में प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? जो एक थर्ड पार्टी की वजह से होती है या फिर थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी होती है, उसमें जो कौन थे? ब्रिटिशर्स ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों की आर्मीज के बीच में। कहाँ पे? इन कश्मीर। बट ये पूरी तरीके से एक फुल वॉर में नहीं हुई कन्वर्ट, राइट? फिर ये जो इशू था ये यूएन में गया। द इशू वाज देन रेफर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान soon emerged as a critical factor in India's relations with the US and subsequently with China, right? तो इंडिया के जो रिलेशंस थे यूएस और चाइना के साथ वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुए जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई या फिर इशू हुआ, राइट? चलिए, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, राइट? तो अभी हम थोड़ी सी फ्रेंडशिप की बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे। बोथ द गवर्नमेंट्स वर्कड टुगेदर टू रीस्टोर द विमेन एब्डक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। जो हमने पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े उसमें कैसे जो विमेन थी उनको अबडक्ट कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, राइट? तो उनको वापस अपनी फैमिलीज तक पहुंचाने में दोनों गवर्नमेंट्स ने कोऑपरेट किया। A long-term dispute about sharing of river waters was restored through mediation by the World Bank in the Indus Water Treaty, right? जो हुई 1960 में। तो ये दूसरा कोऑपरेशन का पॉइंट है। आगे चलते हैं। So the India-Pakistan Indus Waters Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. दोनों ही पर्सनालिटीज आपको पता होनी चाहिए, जनरल अयूब खान और नेहरू के बीच में इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई, राइट? डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स द इंडो पाक रिलेशंस, दिस ट्रीटी हैज वर्कड वेल। तो ये हमारा कोऑपरेशन था, राइट? बाकी कोऑपरेशन हम बुक 1 में भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अप्रैल 1965 में क्या होता है? पाकिस्तान आर्म्ड अटैक लॉन्च करती है। कौन से रीजन में? रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। दिस इज आवर गुजरात। रन ऑफ कच्छ एरिया में पाकिस्तान आर्म्ड अटैक लॉन्च करती है। अगस्त सितंबर में क्या होता है? एक और ऑफेंसिव अटैक आता है इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो पहले अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ एरिया इन गुजरात, अगस्त सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर में। Pakistani rulers were hoping to get support from the local Kashmiri population there, but ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। In order to ease the pressure on the Kashmir front, शास्त्री ordered Indian troops to launch a counter offensive attack on the Punjab border। हमने क्या किया कि कश्मीर फ्रंट पे जो वॉर हो रही है उसको थोड़ा मतलब उनको डेविएट करने के लिए उधर से हम पंजाब बॉर्डर पे काउंटर ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो इन अ फियर्स बैटल इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर। इंडिया ने पाकिस्तान में इन्वेजन किया पंजाब बॉर्डर के थ्रू और हम लाहौर तक पहुंच गए। The hostilities came to an end with the UN intervention। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया और तब जाके ये वॉर रुकी। सो 1965 में हुई, अप्रैल में हुई, फिर अगस्त सितंबर में हुई। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? जनवरी 1966 में
Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan's General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement. ताशकेंत कहाँ है? उज्बेकिस्तान में एक जगह है. Brokered by the Soviet Union. मीडिएटर कौन था? सोवियत यूनियन. तो एक ताशकेंत अग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में. लेकिन इधर ही इसी टाइम शास्त्री जी एक्सपायर हो जाते हैं इन ताशकेंट, राइट. दो इंडिया कुड इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लॉस ऑन पाकिस्तान, The 1965 war added to India's already difficult economic situation. अब क्योंकि बैक टू बैक वॉर्स हुई, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिटोरियोरेट हो गई, बहुत ज्यादा ही पुअर हो चुकी थी, राइट. आगे चलते हैं. तो पहले हमने देखा 1965 की वॉर जिसमें रन ऑफ कचेरिया इन गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक हुआ. नाउ विल मूव टू बांग्लादेश वॉर विच हैपेंड इन 1971. क्लियर है? बांग्लादेश वॉर 1971. तो एज वी ऑल नो यहाँ पे इंडिया है, वी हैव वेस्ट में पाकिस्तान एंड इंडिया के एकदम बगल में बांग्लादेश है एज वी नो टुडे. लेकिन पार्टीशन के टाइम ऐसा नहीं था. दिस वाज इंडिया, ठीक है. दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान, जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, राइट. कि ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के थे, डिवाइडेड बाय अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडिया, राइट. तो बांग्लादेश वाज अर्लियर कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान. अभी बांग्लादेश कैसे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होके बांग्लादेश बना, उसी के बारे में है हमारी बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971. चलिए अब इसके बारे में जानते हैं. तो बिगिनिंग इन 1970 Pakistan faced its biggest internal crisis. The country's first general election produced a split verdict. जब 1970 में पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शंस हुए तो एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया, यानी कि दो पार्टीज जीती. जुल्फिकार अली भुट्टो's पार्टी इमर्ज्ड अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान, है ना, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी हमने पढ़ा. एंड द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान वन थ्रू द ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश आज के दिन है, राइट. तो दोनों ही वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में अलग अलग पार्टीज जीती, अलग अलग लीडर्स जीते, राइट. द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे बंगाली लोग थे, राइट. बंगाली पॉपुलेशन थी. उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में एक अलग लीडर को जिताया. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सालों से कैसे ट्रीट करते थे वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स? एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स. उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील कराते थे एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स, राइट. तो इस रिवेंज में इसके इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने दूसरे लीडर्स को चुना विद इन द ईस्ट पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ द लीडर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. सो द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट. एक तो डेमोक्रेसी इतनी बाद में आई, फर्स्ट इलेक्शंस हुए और जब हुए तो लीडर्स ने नहीं माना इनको, राइट. नॉर दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन कि मिलजुल के गवर्नमेंट बना ले. उन्होंने नहीं माना और उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, राइट. इंस्टेड इन अर्ली 1971 the Pakistani army arrested Sheikh Mujibur Rahman and unleashed a rule of terror, right, on the people of East Pakistan. उनको डर के रहना पड़ा, उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा टेरर, एज यू नो, थ्रेट इन्वोक कर दिया कि हम आपकी डिमांड नहीं मानेंगे और हम ही आप पे रूल करेंगे, कब्जा करेंगे. तो जब जहाँ भी लोगों को आप दबाएंगे वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, राइट. सो द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरलाइज, टू लिबरेट, यानी कि टू फ्री बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees. क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया एकदम क्लोज नेबर्स हैं, तो जहाँ पे टेरर चल रहा है वहाँ के लोग क्या करेंगे, रेफ्यूज सीक करेंगे नेबरिंग कंट्री में. तो इंडिया ने लगभग 80 लाख लोगों को शेल्टर दिया जो ईस्ट पाकिस्तान से आके इंडिया में रहे. दे टुक शेल्टर इन नेबरिंग एरियाज इन इंडिया. इंडिया ने मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दोनों ही दिया टू बांग्लादेश ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए, राइट. पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी बना रहा है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए, राइट. और पाकिस्तान को किससे सपोर्ट मिल रहा था, यूएस और चाइना से. एंड इसी वजह से अब इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री चाहिए थी उसके सपोर्ट में.
तो क्या होता है, अगस्त 1971 में इंडिया 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करती है यूएसएसआर के साथ, राइट। दिस ट्रीटी अश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। अगर कोई भी इंडिया पे अटैक होगा तो यूएसएसआर जो है उसको सपोर्ट करेगा, राइट। तो क्लियरली हमें दिख गया है क्या सपोर्ट सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। जुलाई 1971 में हेनरी किसिंगर, द एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान, जो ये सपोर्ट हमें शो करता है, राइट। इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, इंडिया और यूएसएसआर ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, दिसंबर 1971 में आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, बहुत बड़ी अ फुल स्केल वॉर टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों भैया, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंस के लिए और पाकिस्तान को इस चीज से प्रॉब्लम है। So Pakistani aircraft attacked Punjab and Rajasthan while the army moved on the Jammu and Kashmir front. तो जो एयरफोर्स थी पाकिस्तान की, उन्होंने कौन से एरियाज को टारगेट किया, पंजाब एंड राजस्थान, एंड जो आर्मी थी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। दोनों तरफ से वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे हमला किया, राइट। सो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, welcomed and supported by the local population in East Pakistan, the Indian Army made rapid progress in East Pakistan, क्योंकि वो तो उन्हीं की लिबरेशन के लिए, उन्हीं की फ्रीडम के लिए जा रही थी इंडिया वहाँ पे। Within 10 days, 10 दिन में ही इंडिया ने क्या किया, ढाका को कैप्चर कर लिया, तीनों तरफ से सराउंड कर लिया, एंड पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire, right? तो फाइनली इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश में घुस के वहां पे ढाका जो कि उसकी कैपिटल है उसको कवर कर लिया, और इसकी वजह से ही जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसे सरेंडर करना पड़ा, एंड फाइनली इसी के कारण क्या हुआ, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया। So on 3rd July 1972, the signing of the Shimla Agreement, ताशकंद ट्रीटी पढ़ी, अब शिमला अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। पहली वॉर के बाद क्या हुई, ताशकंद अग्रीमेंट हुआ, सेकंड वॉर के बाद शिमला अग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3rd जुलाई 1972, जिसने वापस से पीस एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। फाइन, चलिए अब इंडिया और पाकिस्तान वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलिएशन। ह्यूमिलिएशन हुई पहले चाइना के साथ, यहाँ पे जुबिलिएशन हुई, सेलिब्रेशन हुआ, राइट। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ इस विक्ट्री के लिए। मोस्ट पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड अ क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्राउवेस, कि जो हमारी मिलिट्री पावर है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। Indira Gandhi was the prime minister at this time. She had already won the Lok Sabha elections in 1971. Her personal popularity, जो इंदिरा गांधी जी की popularity थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई after the 1971 war. After the war, assembly elections in most states took place, bringing कौन सी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी in majority in many of the states. तो political impact हमें वापस से दिख गया, फॉर द बेटर ऑफ कांग्रेस हुआ। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डीरेलिंग द कंट्रीज 5-year प्लान्स। तो फिर क्या होता है, जो हमारी 2 वॉर्स हुई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, इनके कारण जो हमारे 5-year प्लान्स थे वो बीच में प्लान हॉलीडे आ गया, राइट, जो हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में। तो सक्सेस नहीं हो पाई हमारी 5-year प्लान्स की लगातार, एंड जो हमारे बचे कुछ स्कार्स रिसोर्सेज थे, दे वर डाइवर्टेड टू द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली आफ्टर 1962 एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। तो जो हमारा पैसा था, इकोनॉमी के रिसोर्सेज थे, वो हम डिफेंस सेक्टर की तरफ ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे, ताकि हम आने वाली वॉर्स के खिलाफ लड़ सकें, राइट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि नवंबर 1962 में द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद नवंबर 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। तो पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर सप्लाईज एस्टैब्लिश हुआ, ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। द थर्ड प्लान 1961 to 66 was affected and it was followed by 3 annual plans, जो मैंने प्लान हॉलीडे बोली।
The fourth plan could only be initiated in 1969. India's defense expenditure increased enormously after the wars, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राइट? सो ये इम्पैक्ट था. अब चलते हैं तीसरी वॉर पे, विच इज द कारगिल कन्फ्रंटेशन. आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, दिस इज योर कारगिल, राइट? तो इन अर्ली पार्ट ऑफ 1999 की शुरुआत में सेवरल पॉइंट्स ऑन इंडियन साइड ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इन द मशको, द्रास, कक्सर एंड बतालिक एरियाज, इनको ऑक्यूपाई कर लिया. किन्होंने? ऐसी फोर्सेस ने जो खुद को मुजाहिदीन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मुजाहिदीन्स. ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, दिस इज योर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और इसके एकदम इस साइड कारगिल है, राइट? तो इंडियन साइड ऑफ LOC, हमारी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के मशको, द्रास, कक्सर और बतालिक एरियाज में these areas were occupied by forces claiming to be mujahideen. Suspecting involvement of the Pakistan army, Indian forces started reacting to this occupation. इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस को वहां भेज दिया. मई एंड जून 1999 में this led to a confrontation between the two countries. This is known as the Kargil conflict. By 26 July 1999, India had recovered control of many of the lost points. काफ़ी सारी मूवीज़ में कारगिल कन्फ्रंटेशन दिखाई गई है, कारगिल वॉर दिखाई गई है. कमेंट करके बताओ कौन कौन सी मूवीज़ हैं ये. चलिए, the Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, India and Pakistan had attained nuclear capability. दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी, तो और ज़्यादा डेंजर था, थ्रेट था इस वॉर में. However, this conflict remained confined only to the Kargil region. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistani army leader, the Army Chief General Pervez Musharraf. तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ बन जाते हैं पाकिस्तान के लीडर. एज वी ऑल नो, पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर काफ़ी रहा है और डेमोक्रेसी काफ़ी बाद में जाके इवन अभी भी थोड़ा इशू चलते रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. मई 1974 में द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वॉज अंडरटेकन बाय इंडिया. Nehru had always put his faith in science and technology for rapidly building a modern India. मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपको डेवलपमेंट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, बट ही वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स. सो दैट इज वाई उन्होंने जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था US और USSR के बीच में, वो भी सजेस्ट किया था, राइट? इंडिया में लेट 1940s में न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किसने किया था? होमी जे भाभा ने, जिनके नाम पे एक एटॉमिक सेंटर भी है, राइट? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट? तो उनके अंडर न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था, उनकी गाइडेंस के अंडर. देन अक्टूबर 1964 में कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट करवाए. The 5 nuclear weapon powers were the 5 permanent members of UN, right? तो US, USSR, UK, France and China, right? Also the 5 permanent members of UN Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty of 1968 on rest of the world. इस treaty के according ये था कि भैया अब तक तो जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए वेल एंड गुड, बट अब के बाद 1968 के बाद कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं प्रोड्यूस करेगी, विच वॉज ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी. तो इंडिया ने तो ये नहीं मानी, राइट? India always considered the NPT as discriminatory and had refused to sign it. When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. Peaceful explosion. It argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. बहुत ज़्यादा ही ironical है nuclear power और peaceful purposes, but हम किसी पे अटैक करने के लिए न्यूक्लियर पावर नहीं बना रहे हैं. वी आर डूइंग इट फॉर पीसफुल पर्पसेस. द पीरियड व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by oil shock due to the massive hike in the prices by Arab nations,
राइट। तो ऑयल बहुत ज़्यादा क्या हो गया, महंगा हो गया। इस कारण से इकोनॉमी के काफ़ी ज़्यादा जो पैसा था वो ऑयल को बाय करने में ही लग जाता है, राइट। तो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी उस टाइम पे, राइट। तो यही लिखा है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुए इंडिया में, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पीरियड था। Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries and on question of national interest. So, सारी ही पार्टीज जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक ब्रॉड कंसेंसस, एक ब्रॉड अग्रीमेंट है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को लेके, हमारे जो बाउंड्रीज हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, और नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम क्वेश्चन पे बात करें क्या ऑब्जेक्टिव है, उस सबको लेके एक ब्रॉड अग्रीमेंट है। मूविंग ऑन टू द बॉक्स, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation, talking about the NPT, since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of 5 nuclear weapon powers, जो अभी हमने हिंदी में समझा, right? Thus, India opposed the indefinite extension of non-proliferation treaty in 1995 and also refused to sign the CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty. तो जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड करा जा रहा था 1995 में, तब भी इंडिया ने उसको अपोज किया और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी नहीं साइन किया। चलिए, फिर मई 1998 में इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स, right, demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purposes. हमने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे देखने के लिए कि हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं फॉर मिलिट्री पर्पसेस। सिमिलरली पाकिस्तान ने फॉलो किया एंड इंडिया के साथ साथ इंडिया को देख के पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे, और इससे क्या हुआ, ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बन गया टू न्यूक्लियर थ्रेट, राइट, कि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है तो एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हो सकता है वॉर में। द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट्स इन सब कॉन्टिनेंट एंड सैंक्शंस यानी कि पनिशमेंट्स वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड, जो फिर वेव हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं, राइट। सो अगेन ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका बॉक्स में भी था। India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes no first use। तो इंडिया की एक पॉलिसी है, डॉक्ट्रीन है कि credible minimum nuclear deterrence, जो क्या बोलती है कि हम कभी भी पहले इनिशिएट नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर, राइट, कभी भी हम पहले आप पे न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, हम सिर्फ अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या दिखाता है, इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, राइट, जो हमने डिसआर्मामेंट सजेस्ट करी थी फॉर USSR, वो इसके अगेन वी आर इन लाइन विद दैट आइडिया, इसीलिए हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बोलते हैं। हाउएवर, अब ये जो अपडेट्स हैं आपके एडेड टॉपिक्स में, India's nuclear policy has always been peace oriented, whose clear impression is reflected in the policy of no first use। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में, यानी कि आज के समय में कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से आज की अभी की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि the policy of no first use can be reviewed and changed according to our regional and national security circumstances situation। हम ये no first use की पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, in addition, India is committed to ensuring its membership in nuclear suppliers group NSG and opposing partisan and unjust nuclear treaties like CTBT and NPT। जो इंडिया का मोटो है वो क्लियर है, राइट। अब चलते हैं लास्ट वाले बॉक्स पे, विच इज शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि हमें एक झलक दे रहा है ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स। द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1977 announced that it would follow genuine non-alignment। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जनता गवर्नमेंट 1977 में पावर में आती है और वो बोलती है कि हम सच में नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। This implied that the pro-Soviet tilt in the foreign policy will be corrected। ऐसा नहीं दिखेगा कि हम किसी की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, अलाइंड है, जैसे कि USSR
Since then, all governments, Congress or non-Congress governments, have taken initiatives for restoring better relations with China and entering into close ties with US. क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया, right? चलिए, India's foreign policy is always very closely linked to two questions. दो क्वेश्चन से काफी ज्यादा लिंक्ड है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या होंगे, इंडो यूएस रिलेशंस क्या होंगे. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है. इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड इंडो यूएस रिलेशंस. फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट यानी कि हमारे नेशन के लिए क्या फायदेमंद है, हमारे हित में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है. In the period after 1990, Russia, though it continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence, right? क्योंकि USSR के पास जो पावर थी वो comparatively रशिया के पास नहीं है. Therefore, India's foreign policy has shifted to a more pro-US strategy. Pro-USSR से pro-US. Clear है? चलिए, the contemporary international situation is more influenced by economic interests than by military interests. टाइम के साथ साथ क्या चेंज आता है, ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट बन गया आज के दिन, पैसा ही सब कुछ है, तो इकोनॉमिकली हमें कौन फायदा देगा वो ज्यादा मैटर करता है rather than military interest, right? This has also made an impact on India's foreign policy choices. अब हम इस तरीके से ही अपने alliances बनाते हैं, right? Indo-Pakistan relations have witnessed many new developments during this period. अगेन ये हमारा कॉपरेशन में आ जाएगा. While Kashmir continues to be the main issue between the two countries, there have been many efforts to restore and normalize relations. This means that cultural exchanges, movement of citizens and economic cooperation would be encouraged by both countries. As you all know, Pakistani dramas are so popular in India. आप YouTube पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो ये cultural exchange का एक मीडियम है. Now these are our added topics. Added topics आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, क्लियरली मेंशन है, लेकिन फिर भी हम कवर करते हैं. एक ही है, इंडिया इजराइल रिलेशन, राइट? Nearly 45 years after independence, due to various reasons, India's foreign policy with Israel remained largely unexplored, notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively. क्या बोला गया है? 45 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इंडिया और इसराइल के कोई खास रिलेशंस नहीं है, राइट? जबकि दोनों ही कंट्रीज ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ एंड इसराइल 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ. दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स. हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज तो बहुत समय से हैं, राइट? टाइम्स इमेमोरियल से हैं, राइट? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाद में डेवलप हुए आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992, राइट? Relations between the two democratic nations further intensified with the visits of two heads of government in 2017 and 2018, जब दोनों heads of government ने visit किया एक दूसरे की countries को. The two nations have started cooperation in various fields. क्या क्या fields हैं? Defense, security, cultural exchange, counter terrorism, water and energy, agricultural development and space research. This was all about India and Israel relations. We have finally completed our full chapter, right? तो finally हमने अपना chapter number 4 complete कर लिया है in a detailed manner. India's external relations या फिर India's foreign policy, whatever you may call it. मैंने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की स्मार्ट बोर्ड सीरीज एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. कैसा आपको लगा ये लेक्चर, कितनी ज्यादा हेल्प हुई, क्या आपका फीडबैक है? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो. आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.